सी एक स्टैटिकली टाइप्ड एवरग्रीन लैंग्वेज है। स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब कि आप लोग रन टाइम पर इसके डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते। इसमें लिखा गया कोड टिपिकल मशीन इंस्ट्रक्शंस के साथ बहुत ही एफिशिएंटली मैप करता है, जिसके कारण ये हार्डवेयर पर बहुत ही तेज एग्जीक्यूट होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लोकप्रियता का एक माप टीओबी इंडेक्स होता है और सन 2000 से सी लैंग्वेज टीओबी इंडेक्स के अंदर टॉप 2 लैंग्वेजेस के तौर पर लगातार आती रही है। इनिशियली 1960 में एल्गोल, फिर 1963 में सीपीएल और फिर 1967 में बीसीपीएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का निर्माण हुआ। सी को बेल लैब्स में डेनिस रिची और केन थॉमसन द्वारा 1972 और 73 के बीच में बनाया गया। इसका निर्माण लिनक्स में रन करने वाली कुछ यूटिलिटीज को बनाने के लिए किया गया था। सी के डेवलपमेंट को समझने के लिए आप लोगों को मेरे साथ सन 1972 में चलना पड़ेगा, जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जा रहा था। यूनिक्स इनिशियली असेंबली लैंग्वेज में इंप्लीमेंट किया गया था, फिर बाद में यूनिक्स को सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट किया गया था। यूनिक्स पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको असेंबली लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में इंप्लीमेंट किया गया था। जब यूनिक्स को असेंबली लैंग्वेज में इंप्लीमेंट किया गया था, तब इस प्लेटफॉर्म के लिए केन थॉमसन कुछ यूटिलिटीज बनाने के लिए एक बहुत ही स्थिर और आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ढूंढ रहे थे। उन्होंने एक फोर्ट्रान कंपाइलर बनाने की भी कोशिश करी थी, लेकिन फिर इस आइडिया को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। सी लैंग्वेज ने इस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व किया और उसके बाद सी लैंग्वेज को जोरों शोरों से आगे बढ़ाया गया और इवन आज की तारीख में हम लोग सी लैंग्वेज को एज अ स्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं। जब सी इतनी पॉपुलर होने लगी तो 1989 में एनसाई सी ने सी को स्टैंडर्डाइज करना स्टार्ट कर दिया। अब ये स्टैंडर्ड क्या होता है? एक सेम सी कोड के लिए अलग अलग कंपाइलर्स अलग अलग बिहेवियर शो कर रहे थे, जो कि काफी प्रॉब्लमैटिक बात थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग ये वाला सी कोड देखें तो ये टर्बो सी में तो कंपाइल हो जाता है, लेकिन ये जीसीसी के द्वारा एरर प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड बना लिया गया कि यार हम इस स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपाइलर्स को बनाएंगे ताकि ओवरऑल बिहेवियर किसी भी सोर्स कोड के लिए यूनिफॉर्म रहे। इसके बाद 1990 में एक C90 नाम का एक स्टैंडर्ड आया, 1995 में C95 नाम का एक स्टैंडर्ड आया, फिर 2011 में आईएसओ द्वारा इसका एक और स्टैंडर्ड C11 निकाला गया ताकि सी लैंग्वेज का बिहेवियर एकदम यूनिफॉर्म रहे। डेनिस रिची भी क्या कमाल इंसान थे। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी और प्रोग्राम स्ट्रक्चर में इन्होंने 1968 में अपनी पीएचडी थीसिस डिफेंड करी, लेकिन इनको ऑफिशियली कभी डिग्री नहीं मिली। उसका रीजन ये था कि हार्वर्ड लाइब्रेरी को इनकी थीसिस की हार्ड कॉपी कभी मिली ही नहीं, जिसकी वजह से इनको ऑफिशियली डिग्री भी नहीं मिली। हाल ही में सन 2020 में पैट्रिक फिशर, जो कि उनके सुपरवाइजर थे, और उनकी फैमिली के साथ मिलकर कंप्यूटर हिस्ट्री म्यूजियम ने उनकी डिसर्टेशन की कॉपी को ढूंढ निकाला। डेनिस रिची ने अपना पूरा जीवन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर हार्डवेयर को समर्पित कर दिया था। उनकी डेथ स्टीव जॉब्स की डेथ के 7 दिन के बाद हुई थी, जिसकी वजह से उनको इतना ज्यादा मीडिया कवरेज अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला था। लाइनस टोरवाल्ड्स, जो क्रिएटर ऑफ लिनक्स है, उनसे जब पूछा गया कि क्या आप किसी और लैंग्वेज को यूज करेंगे सी लैंग्वेज के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करने के लिए, तो उन्होंने कुछ इस तरह से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि सी लैंग्वेज जितनी किया वो सी के नजदीक भी किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आते हुए नहीं देखते। इसका रीजन ये है कि जब वो सी लैंग्वेज का कोड रीड करते हैं तो उनको स्पष्ट तौर पर क्लियर हो जाता है कि करस्पॉन्डिंग असेंबली कोड और मशीन इंस्ट्रक्शंस किस तरह से दिखेंगे। ऐसा उन्होंने बताया कि किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनको दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। उन्होंने बताया कि अगर कोड को देखकर मुझे स्पष्ट चित्र दिखता है असेंबली कोड और मशीन इंस्ट्रक्शन का, तो दैट्स ऑल आई केयर अबाउट। मुझे और किसी चीज से लेना देना ही नहीं है। काफी लोगों का डाउट होता है कि क्या सी लैंग्वेज को यूज नहीं किया जाता, क्या सिर्फ पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट ये सारी की सारी मॉडर्न लैंग्वेज है? तो इसका आंसर है नहीं। सी लैंग्वेज का आज भी डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए, उसी के साथ साथ गेम्स को बनाने के लिए, जिसमें कि आप जैसे ही अपने रिमोट पर बटन दबाएं आप लोग चाहेंगे कि सामने हरकत होती हुई इमीडिएटली आप लोगों को दिखे, और माइक्रो कंट्रोलर चिप्स को प्रोग्राम करने के लिए भी इसका यूज आज भी जोरों शोरों से हो रहा है। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ सी और सी लैंग्वेज के बनने की टाइमलाइन। अब आ जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ और सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को देख लेते हैं। एक टिपिकल सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सी लैंग्वेज के अंदर #include_stdio.h एक प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है, यानी कि ये रिजॉल्व होती है कुछ और कोड में जो कि आपके कंपाइल टाइम पर ऐड कर दिया जाता है। सी लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स बनाने का सिंटैक्स कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आप लोग सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हो सी लैंग्वेज के अंदर, और ये मल्टी लाइन कमेंट्स को लिखने का सी लैंग्वेज के अंदर तरीका है। सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट का मतलब कि आप जो भी अपने प्रोग्राम में लिखोगे वो एक मशीन इंस्ट्रक्शन के तौर पर नहीं देखा जाएगा, उसको सिर्फ
प्रोग्रामर के लिए और कोई भी इंसान जो कि कोड को रीड कर रहा है उसके लिए लिखा जाएगा। वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए आप लोग कुछ इस तरह के सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं। आप लोग डेटा टाइप फिर स्पेस वेरिएबल का नाम जो कि एक वैलिड नेम होना चाहिए। कुछ इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप लोग बना सकते हैं। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें आप लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप लोग इंटीजर, कुछ इस तरह से आप लोग फ्लोट और कुछ इस तरह से आप लोग कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। एक कैरेक्टर का एरे बनाकर आप लोग स्ट्रिंग्स को भी स्टोर कर सकते हैं, जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को सी लैंग्वेज में आप लोग स्टोर कर सकते हैं और उसके लिए आप लोग पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग int स्टार ptr लिखेंगे तो ptr कैपेबल है एक इंटीजर नंबर के एड्रेस को स्टोर करने के। कुछ इस तरह से आप लोग एक इंटीजर नंबर का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं और कुछ इस तरह से उस एड्रेस को आप लोग डीरेफरेंस कर सकते हैं ताकि उसकी वैल्यू आप लोगों को पता चल जाए। किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को पता करने के लिए आप लोग एम्परसेंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और उसका एड्रेस आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर आप लोग किसी भी सी प्रोग्राम को देखेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। यहां पर जो मेन है वो एक फंक्शन है और हम लोग अपने कस्टम फंक्शंस भी सी लैंग्वेज में बना सकते हैं। अपने कस्टम सी फंक्शन को बनाने के लिए हम लोग कुछ इस तरह का सिंटेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ इस तरह से इस फंक्शन को कॉल करके हम लोग इसके आउटपुट को स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। सी लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए printf फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और किसी भी वेरिएबल के अंदर डेटा को एज इनपुट लेने के लिए आप लोग scanf का इस्तेमाल कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम को परिस्थितियों के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आप लोग if else का इस्तेमाल कर सकते हैं। if else का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। if के अंदर आप लोग एक कंडीशन डालते हैं जो कि ट्रू या फॉल्स में वैल्यूएट होती है। 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 या किसी और नंबर का मतलब सी लैंग्वेज में ट्रू होता है। अब यहां पर आप लोग इस कोड की सहायता से एक if else लैडर बना सकते हैं और अपने कोड को वेरिएबल की वैल्यू या किसी और परिस्थिति के हिसाब से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। if else की तरह ही होता है स्विच के स्टेटमेंट, जिसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से आप लोग स्विच के अंदर एक वेरिएबल डालें और जो वैल्यूज आप लोग टेस्ट करवाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप लोग अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसी भी चीज को रिपीटेडली करवाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 से लेकर 1000 तक नंबर प्रिंट करना चाहता हूं या फिर 1 से लेकर 1 लाख तक नंबर्स प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं लूप्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, 3 तरह के लूप्स होते हैं सी लैंग्वेज में। फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरह से, व्हाइल लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरह से और डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। डू व्हाइल लूप एटलीस्ट एक बार जरूर एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद कंडीशन के हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा। सी लैंग्वेज में आप लोग एरेज बना सकते हैं जिसमें आप लोग सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस के अंदर। कुछ इस तरह से आप लोग एक इंटीजर एरे बना सकते हैं। यहां पर एरे के किसी भी एलिमेंट को, किसी भी इंडेक्स को एक्सेस करना बहुत फास्ट होता है। उसका रीजन ये होता है कि जो एरे का एड्रेस होता है वो उसके बेस एड्रेस से पता लगाया जा सकता है कि कितनी दूर है और उसको कांस्टेंट टाइम में एक्सेस किया जा सकता है, जिसकी वजह से एक्सेसिंग एन एरे टेक्स कांस्टेंट टाइम। कैरेक्टर एरेज का इस्तेमाल करके कुछ इस तरह से आप लोग स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। आप एंड में \0 जो कि नल कैरेक्टर होता है वो अपेंड करते हैं ये दिखाने के लिए कि ये स्ट्रिंग का टर्मिनेशन है। #include string.h हेडर फाइल का इस्तेमाल कर आप ये सारे के सारे स्ट्रिंग फंक्शंस यूज करते हैं जो कि बेहद काम आते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर अपने कस्टम डेटा टाइप्स बनाने के लिए आप लोग स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कुछ इस तरह से कर सकते हैं। टाइपडेफ सी लैंग्वेज के अंदर एक कीवर्ड होता है जो कि आप लोगों को हेल्प करता है किसी भी एक डेटा टाइप का नाम चेंज करने में। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग टाइपडेफ स्ट्रक्चर्स के साथ कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को काफी आसानी से अपने कस्टम डेटा टाइप्स बनाने में मदद मिलती है। सी लैंग्वेज आप लोगों को फाइल्स के अंदर रीड या राइट करने में भी मदद करता है। आप लोग कुछ इस तरह से फाइल्स को रीड कर सकते हैं और कुछ इस तरह से फाइल्स को राइट कर सकते हैं। फाइल्स के अंदर अपेंड करने के लिए आप लोग ये सिंटेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप लोग फाइल्स के अंदर किसी भी कंटेंट को अपेंड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सी लैंग्वेज का एक ब्रीफ बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या मुझे इस तरह के और वीडियोस भी बनाने चाहिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।